नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर और एग्ज़ाम जीएस। तो आज हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान, जो कि बहुत सारे देशों को मिलाकर बनाया गया है। तो आज हम इसके कुछ फीचर्स जो कि टेकन फ्रॉम अदर कंट्रीज वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ यूनिक इन इट्स कंटेंट एंड रिस्पेक्ट्स, जो इसको यूनिक करता है। ऑल्थो इट हैड पिक्ड अप मैनी बेस्ट फीचर फ्रॉम दी अदर कंट्रीज ऑफ दी वर्ल्ड, इसने जो भी अपने फीचर हैं बहुत सारे कंट्रीज से लिए गए हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से फीचर हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम वीडियो में आज क्या क्या सीखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे इसने ब्रिटेन से क्या लिया है, आयरलैंड से क्या लिया है, यूएसए से क्या लिया है, जो कि बहुत पुराना लोकतांत्रिक देश है, उससे भी इसने फीचर कुछ लिए हैं। और कनाडा से क्या लिया है। उसके बाद देखेंगे ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है। फिर हम देखेंगे रसिया, जो भी बहुत बड़ा देश है, उससे क्या लिया है। फ्रांस से क्या लिया है, और जर्मनी से, फिर साउथ अफ्रीका, फिर जापान। तो सबसे पहले आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ ब्रिटेन की ओर, जो कि हमारा यूरोप में आता था, पर अब वो ब्रेक्जिट हो गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ दो फैक्ट हमेशा जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपको याद होना चाहिए, आपकी जबान पर होना चाहिए। वो देखिए, रेक्टिफाइड इन, इसका मतलब भारतीय संविधान कब रेटिफाइड हुआ था। तो जब भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा तो आप क्या लाएंगे, 26 नवंबर 1949, मतलब 26 नवंबर 1949 को रेटिफाइड हुआ। तो आपसे पूछे डेट ऑफ इफेक्ट, तो उसमें लाएंगे आप 26 जनवरी 1950। ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये आपको कन्फ्यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ ब्रिटेन की ओर। ब्रिटेन में सबसे पहले देखिए, पहला फीचर इसका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जो अपनी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें प्रेसिडेंट होता है और अपनी राज्यसभा होती है, उसके बाद देखिए और अपना फिर लोकसभा होती है। इन तीनों को मिलाकर प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनती है, जो कि भारतीय संविधान का एक फीचर्स है, जो कि ब्रिटेन से लिया गया। उसका देखिए रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है जो भी कोई कानून अगर तोड़े तो ये नहीं कि उसमें मतलब चांटे लगा दो या कुछ भी कर दो, मतलब जो लिखा हुआ है, मतलब उसके सज़ा लिखी हुई है, जो भी संविधान है ना उसमें लिखा गया है, मतलब कानून है, उसमें कैसे कैसे उसको दिया जाएगा, सज़ा क्या दी जाएगी। कोई कानून तोड़ता है तो क्या क्या प्रोसीजर है उसका, तो उसी को रूल ऑफ लॉ बोलते हैं। ये नहीं किसी ने किसी की हत्या कर दी तो आप भी उसको मार दो, ऐसा कुछ नहीं होता। जो रूल ऑफ लॉ है, मतलब रूल के अकॉर्डिंग जो होगा वही माना जाएगा, उसे बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। अब देखते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में जो कहता है, जो भी हमारे बिल होते हैं तो सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा में पास होते हैं, फिर दूसरे हाउस में जाते हैं। और ये नहीं कि मतलब एक ही हाउस में पास होगा तो मतलब वो लेजिस्लेचर बन गया, लेजिस्लेटिव बन गया। तो इसका मतलब जो होता है, पहले एक हाउस में पास होगा, फिर दूसरे हाउस में, फिर उसके बाद जाएगा प्रेसिडेंट के पास, जो भी पार्लियामेंट्री फॉर्म का पार्ट होता है। और प्रेसिडेंट चाहे तो उसको मना भी कर सकता है और पास भी कर सकता है। तो ये हमारा लेजिस्लेटिव प्रोसीजर होता है, जो कि ब्रिटेन से लिया गया। यही सिंगल सिटीजनशिप। इसका मतलब ये नहीं कि कोई बंदा राजस्थान में रहता है या कोई यूपी में रहता है या कोई हरियाणा में रहता है, सबके लिए अलग अलग सिटीजनशिप है, नहीं। इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिंगल सिटीजन मतलब भारत की नागरिकता, जो कि भारत की नागरिकता, जो भी व्यक्ति है उसको भारत एक ही नागरिकता दी जाएगी, वो भी भारत की। वह किसी भी राज्य में जाकर रह सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। उसके बाद देखेंगे हम कैबिनेट सिस्टम। कैबिनेट सिस्टम मतलब हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ इंडिया। इसमें आपके पीएम आ जाते हैं, डिफेंस मिनिस्टर आ जाते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर आ जाते हैं और शिक्षा मंत्री आ जाते हैं। यही सब लोग मिलाकर कैबिनेट सिस्टम बनाते हैं। और यह हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, यही प्रेसिडेंट को बोलती है कि आपको ये लागू करना है या फिर इस बिल को पास करना है, इस बिल को पास नहीं करना है। तो वही होते हैं कैबिनेट सिस्टम। उसके बाद देखते हैं प्रेरोगेटिव राइट। प्रेरोगेटिव राइट के लिए मैं यहाँ पर एक आई टिप दे दूँगा, जो आप प्रेरोगेटिव राइट को सीख सकते हैं। प्रेरोगेटिव राइट मतलब सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत ये राइट दिए गए हैं। जो देश में कहीं पर गलत होता है किसी नागरिक के साथ, तो वो प्रेरोगेटिव राइट लिख सकती है। उसका देखते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का मतलब जो भी अपने नेता लोग हैं उनको थोड़ा प्रिविलेज दिया जाए, मतलब उनको आम नागरिक की तरह ट्रीट नहीं किया जाए। मतलब ऐसे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा जब तक उनको सम्मान नहीं मिलेगा या कुछ ताकत नहीं दी जाएगी, तो उनको ऐसा कुछ नहीं हो। ये नहीं कि आम नागरिक की तरह उनको जेल में डाल दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज उनको दिए गए हैं। बाईकैमरलिज्म का मतलब होता है कि जो भी दो हाउस वाली, मतलब कैमरलिज्म आप समझ लीजिए दो हाउस वाली सीधे। उसके बाद मतलब राज्यसभा और लोकसभा, आप ऐसा कुछ समझ सकते हैं। तो देखते हैं आयरलैंड से लिया गया अपना DPSP,
और इसका मतलब होता है, आप DPFC को सेम एक वर्ड में डिफाइन कर लीजिएगा, सोशल वेलफेयर। मतलब सरकार की जो भी पॉलिसी बनेगी जो सोशल वेलफेयर होनी चाहिए, मतलब लोगों के भले के लिए होनी चाहिए, अमीरों के लिए, गरीबों के लिए, सभी के लिए एक जैसा, मतलब एक जैसा नहीं, मतलब जो भी अपने जो जैसे मान लीजिए ट्राइब्स हैं तो उनके लिए थोड़ा वेलफेयर होना चाहिए ज़्यादा सा। अब ये नहीं कि आप अमीर लोगों को सेम सुविधा दे रहे हैं और गरीब को भी सेम सुविधा दे रहे हैं, मतलब वेलफेयर नहीं हो रहा है ना इधर। सोशियो इकोनॉमिक पूर्ण रूप से डेवलपमेंट होना चाहिए। उसको देखते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो कि हमारा आइलैंड से लिया गया है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन किस प्रकार होंगे, वो आइलैंड से लिया गया। उसका देखिए मेंबर्स नॉमिनेटेड टू राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट जो हमारे 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। जो आप इस नंबर को ध्यान रखना, केवल 12 मेंबर जो होते हैं प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं अपर हाउस में, मतलब राज्यसभा में, जो कि हम बोल सकते हैं। और ये किस किस से लिए जाते हैं, आप ये आर्ट से, लिटरेचर से, साइंस से एंड सोशल सर्विस से। ये जो सेक्टर जो मैंने आपको नाम बताए, आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप इसको लिख लीजिए कहीं पर, या फिर मैं इसकी PDF उसके डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, जो कि आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगी। और इसका जो आर्टिकल वगैरह आपसे कभी पूछ लिया है तो आर्टिकल 4 एंड 80 के तहत इसको वो राज्यसभा प्रेसिडेंट 12 मेंबर को नॉमिनेट करता है। उसके बाद चलते हैं हम आगे, मैं आपको यूसी तरफ ले चलता हूँ, जो कि बहुत पुराना क्या बोलते हैं उसको, लोकतंत्र है। और सबसे पहले यही द्वारा ऐसा इस प्रकार आप समझ सकते हो। तो देखिए इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट को मतलब कैसे इम्पीचमेंट किया जाए, वो अमेरिका से लिया गया। और फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इसके जो भी फंक्शन होते हैं वही USA से लिया जाए। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज, जो भी USA से लिया गया है। अभी तक एक फैक्ट जान लीजिए, अभी तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का कोई भी जज अभी तक रिमूव नहीं किया गया है, मतलब नहीं किया गया, मतलब बिल्कुल आप यही समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए फंडामेंटल राइट, जो भी हमको फंडामेंटल राइट दिए गए हैं आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक, जो भी हमको फंडामेंटल राइट दिए गए हैं तो वो USA से लिए गए हैं। जिस प्रकार वहाँ पे जो लोगों को राइट दिए जाते हैं वो भी USA से लिए गए हैं, हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं। उसके बाद देखिए जुडिशल रिव्यू तो इसमें नहीं है। आप देखिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, इसका मतलब ये होता है जुडिशरी जो है लेजिस्लेचर से अलग होगी, मतलब कानून कोई अलग बनाएगा और उसको पारित तो कोई अलग करेगा। एग्जीक्यूटिव जो भी होता है, जुडिशरी जो भी हमारा सिस्टम अलग है, उसके मतलब जो भी जज चुने जाएंगे वो अलग मैकेनिज्म चुने जाएगा, क्योंकि मतलब उसको फ्री होना चाहिए ना, मतलब अलग अलग होना चाहिए। इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं। ये नहीं है मतलब किसी को एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव आपने अलग अलग पावर दे दी और जुडिशरी को बिल्कुल वीक रखा है, तो इसमें वो अपने डिसीजन नहीं दे पाएंगे और उसमें कुछ अपना ताकत नहीं रहेगी उनमें। इस वजह से हमारे संविधान ने तीनों को अलग अलग और बराबर, आप ये समझ सकते हैं। और लेजिस्लेटिव कुछ गलत करेगा तो जुडिशरी को पूरा क्या उसको वो क्रॉस कर देगी अपने जुडिशल रिव्यू वाली पावर से। तो देखेंगे प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल जो कि हमारे संविधान का पार्ट है। इसमें कभी भी आपसे एग्जाम पूछा जाए प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप करके आएंगे यस। जब प्रीएम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, पहले जब माना जाता था कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, तो 1973 में केशव भारती ने केस किया गया था, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप बस इतना ध्यान रखिए, जो भी आपके एग्जाम में MCQ क्वेश्चन आएंगे आप 100% सही करके रहेंगे। उसके बाद यही कॉन्सेप्ट ऑफ रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो चीज़ लिखित में होती है वो बेस्ट होती है, यही सभी लोगों का मानना है, यही आप लोग मानते हैं। अब भी कभी ज़मीन नाम में कराते हैं तो अब आप लिखित में तो लेते हैं, ऐसा तो नहीं कि अब बोल दिया क्या हो गया। इसी प्रकार से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखित में है और इसका बेसिक फीचर जो कभी चेंज नहीं होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। आप थोड़े बहुत अमेंडमेंट करके आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो उसके बेसिक फीचर है वो अमेंड नहीं होने चाहिए। तो देखिए वाइस प्रेसिडेंट एज ए एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ अपर हाउस, ये भी USA से लिया गया है। अब चलते हैं हम कनाडा की ओर। आपको सेंटा क्लॉज वगैरह याद आ जाते होंगे, क्रिसमस वगैरह, तो देखिए आप इसमें कनाडा से भी बहुत सारे फीचर लिए गए, 3-4 फीचर ज़्यादा लिए गए। सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म, मतलब फेडरलिज्म मतलब जो है पावर्स का डिवीजन किया गया। आपने देखा वो सेंटर्स में कुछ अलग नियम बनते हैं, मतलब सेंटर कुछ अलग लॉ पास करती है और स्टेट कुछ अलग लॉ पास करती है, तो उस बांटा गया उनकी पावरों को। तो और फिर देखिए वो जो अपनी सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको ज़्यादा ताकत दी गई है स्टेट के अकॉर्डिंग, मतलब स्टेट से तो ज़्यादा ताकत दी गई है। उसके बाद देखिए रेजिडोरी पावर, और जो भी हमारी 3 लिस्ट होती हैं, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट, उसमें उनमें जो भी सब्जेक्ट हैं वो तो दिए गए हैं 7 शेड्यूल के अकॉर्डिंग। 7 शेड्यूल में तीनों को पावरों को बांटा गया है
और अलग अलग सब्जेक्ट दिए गए हैं। कंकरेंट लिस्ट में मतलब दोनों लॉ बना सकते हैं, और स्टेट लिस्ट में स्टेट बनाएगी, सेंट्रल यूनियन लिस्ट में सेंट्रल लिस्ट बनाएगी। और जो भी उसमें जो सब्जेक्ट नहीं है, जो रह गए हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर नियम बनाएगी, ऐसा कहा गया रेजिडोरी पावर में। तो जो भी रेजिडोरी पावर है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई। उसके बाद देखिए सेंट्रल अपॉइंट्स द गवर्नमेंट एट स्टेट, ये भी कनाडा से लिया गया। जो भी हमारे गवर्नर होते हैं, जो भी मतलब जैसे सीएम होता है, जैसे इंडिया में पीएम, वैसे ही स्टेट में सीएम। तो स्टेट के जैसे, और जो हमारे प्रेसिडेंट होता है इंडिया में, वैसे ही गवर्नर होता है हमारे स्टेट्सों में, जो कि सीएम जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग, उसका जो कैबिनेट होता है उसकी जो डिसीजन को सीएम पास करता है, वो गवर्नर पास करता है। उसका देखते हैं एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एडवाइज जुरिडिक्शन का मतलब होता है मतलब जो अपना प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से कभी भी कोई भी लीगल एडवाइजरी ले सकता है, जो उसको चाहिए होती है। कोई भी बात हो गई तो उससे सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकता है कि ये लीगल रहेगा कि नहीं रहेगा, डिसीजन में उसको काम आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट अपना उस पर अपनी एडवाइस दे सकती है। तो ये अंडर आर्टिकल 143 के तहत आता है। प्रेसिडेंट में आज सुप्रीम कोर्ट टू ऑब्टेन सर्टेन वो मतलब उसकी कुछ एडवाइस वगैरह के लिए ले सकती है। उसके लिए चलते हैं आपको ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देखकर आपको कंगारू वगैरह याद आते होंगे। हाँ, कंगारू तो याद आएंगे। रेगिस्तान का जो आधा जो हिस्सा है, जे इतना जो हिस्सा जो मैंने आपको दिखाया गया है, जो डॉट किया गया है, ये जो है पूरा रेगिस्तान ही है। इसमें इस वजह से इसमें कंगारू भी रहते हैं बहुत सारे। और आपने देखो ये साउथर्न हेमिस्फीयर में है। तो इसके बाद देखते हैं आपको मैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, जो मैंने कहा था ना आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों इस लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट हैं दोनों पर नियम बना सकती हैं, जो कि हमारे 7 शेड्यूल में मेंशन है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7, जो आपसे याद रहेगा 7 शेड्यूल में जो भी हमारे मेंशन है। उसके बाद देखिए आर्टिकल 108, जो कि जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 आवर्स। कभी जो हमारे बिल होते हैं जो मतलब दोनों में सहमति नहीं हो पा रही है, किसी एक हाउस में पास हो गए, दूसरे हाउस में उससे सहमत नहीं है, तो प्रेसिडेंट दोनों को बुला सकता है जॉइंट सिटिंग के लिए। जॉइंट सिटिंग में दोनों मिलकर कोई भी नियम हो या बिल हो उसको पास कर सकते हैं, तब वो बिल पास माना जाएगा। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, मनी बिल में कभी जॉइंट सिटिंग नहीं होती। ये एक फैक्ट है जो आपको हमेशा याद होना चाहिए। मनी बिल में नो जॉइंट सिटिंग। इसमें एक्सक्लूसिव पावर लोकसभा को दी गई है मनी बिल के अकॉर्डिंग। तो और राज्यसभा चाहे या ना चाहे उससे कोई मतलब नहीं है। और लोकसभा चाहती है मनी बिल पास होगा तो मनी बिल पास होकर रहेगा, इसमें कोई रोकने वाला नहीं है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ये भी सीधी बात है, ऑस्ट्रेलिया से लिएगा फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। अब देखते हैं यूएसए, जो कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो देखते हैं यूएसए, पहले यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब जिसका विभाजन होगा तो रसिया के नाम से जाना गया। फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि आर्टिकल 51A में मेंशन है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जो आर्टिकल 51 में मेंशन है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 42nd हुआ था, जो भी बहुत चर्चा में रहा था, 1976 में इसको ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ को। जी 51A आप यहाँ पर लिख लीजिए, जो आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। उसके बाद देखिए आइडियल्स ऑफ जस्टिस मतलब सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अब मैं कभी भी आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं प्रेमबल से लिएगा। 5 ईयर प्लान, जो भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ये समझ लीजिए, 5 ईयर प्लान कहाँ से लिया गया था, कभी भी पूछ सकता है आपसे। तो आप कहाँ पर टिक लाएंगे, रसिया पर। तो चलिए हम आगे चलते हैं। फ्रांस से भी आपको ये 3 वर्ड तो आपकी जुबान पर होने चाहिए हमेशा, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। मतलब ये फ्रांस से हमेशा लिए गए हैं और ये हर किसी को पता रहते हैं। कभी भी एग्जाम में पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, लिबर्टी मतलब होता है आपको मतलब बोलने का अधिकार, मतलब आपकी कैसी सोच है, मतलब क्या आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिबर्टी समझ रहे हो उसको, मतलब लिबर्टी बोल सकते हैं उसको। इक्वलिटी मतलब सभी के लिए बराबर होना चाहिए। ये नहीं कोई नेता बन गया या कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है तो मतलब उसके लिए अलग नियम होंगे, मतलब इक्वल नियम होंगे सभी के लिए। और फर्टिलिटी इन प्रीएम्बल में दिया गया है, इसको भी आप वर्ड को याद कर लिएगा तो आपके एग्जाम में काम में आएगा। जो लिबर्टी, इक्वलिटी या फर्टिलिटी, जो आप ध्यान रखना। रिपब्लिक इन प्रीएम्बल, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसको ब्लैक डॉट से कर दिया। और ये भी मैंने आपको इसकी आपकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो भी मैंने इसको डार्क कर दिया वो आप इस आसानी से इनको याद कर सकते हैं, आपके एग्जाम में बहुत काम में आएंगे। तो देखिए अब हम जर्मनी की तरफ चलते हैं। जर्मनी आपको जानते हैं बहुत बड़ा तानाशाह था पहले हिटलर के ज़माने में।
तो आप सबसे समझ सकते हैं सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, मतलब इसमें तो पहले तो अपने लोग कुछ राइट ही नहीं दिए थे। आप जी समझ सकते हैं हिटलर के ज़माने में कहाँ किसी को राइट थे, कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया और हो गए सारे राइट, मतलब वो लोगों को मार देता था, उसका क्या राइट मिल रहे हैं लोगों को। तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग ऑफ इमरजेंसी, वैसे ही आप जानते हैं हमारे देश में 3 प्रकार की इमरजेंसी होती हैं और वो इमरजेंसी आप हमेशा याद रखना। इस पर बहुत अच्छा MCQ बनता है मैचिंग वाला। तो हम बोल सकते हैं आर्टिकल 352 होता है, आर्टिकल 352 उसमें होता है नेशनल इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 352, और जो अपना आर्टिकल 369 वो 360 होता है उसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है। 360 तो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन जो नेशनल इमरजेंसी है 352 ये बहुत पूछी जाती है। और आर्टिकल 356 ये भी आप ध्यान रखना हमेशा, जो प्रेसिडेंट रूल होता है जब कभी स्टेट की गवर्नमेंट फेल हो जाती है या फिर मतलब कुछ काम दाम नहीं हो रहा है स्टेट में, मतलब हंगामे हो रहे हैं, तो गवर्नर रिपोर्ट सौंपता है अपने प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट को बर्खास्त कर सकते हैं। चलिए और आगे ले चलता हूँ मैं साउथ अफ्रीका से। जो आर्टिकल अपना 368 है जिसके द्वारा हम कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करते हैं, वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ये भी एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है वो कहाँ से लिया गया, साउथ अफ्रीका से। तो हमेशा याद रखना आर्टिकल 360 है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, और इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा में जो भी इलेक्शन होते हैं 1/3 उसके 2 साल का तो उसके चेंज होते रहते हैं, और ये 6 ईयर के लिए उसका ड्यूरेशन होता है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा 6 कितने साल का ड्यूरेशन होता है, तो आप लिखेंगे 6 ईयर, और ये उसके 33% मेंबर हर 2 साल में इसके चेंज होते रहते हैं। उसके बाद देखिए जापान, जो कि हमारा टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे चला गया है। तो हम देख सकते हैं इसने सोशल एंड कल्चरल राइट्स ऑफ सिटीजन जो है ना इंडिया के, जो जापान से लिए गए हैं। तो हम कह सकते हैं जो हमारे कल्चरल के राइट्स हैं, मतलब कोई जैसे हमारे कल्चर में जो होता है वो होता है, अलग तरीके की सोसाइटी है ना हमारे भारतों में, तो सभी को अलग अलग कल्चर राइट है। तो आपको जो आपकी सोसाइटी को जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं, तो ये आपके राइट्स हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, इसका मतलब ये समझ लीजिए आप, जैसे मान लीजिए कोई नियम है, लेजिस्लेटर कोई नियम लाई, अब उसने राज्यसभा पास नहीं कराया, लोकसभा पास करा दिया और बना दिया नियम, तो वो नियम नहीं कहलाया जाएगा जब तक तो प्रॉपर तरीके से उसको दोनों हाउसों में पास नहीं किया जाएगा और प्रेसिडेंट द्वारा नहीं लाया जाएगा, तब तक हम उसको नहीं बोल सकते कि ये एक कानून बन गया है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसकी मैंने PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप PDF के थ्रू उसमें लिंक दी गई है, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम लिंक से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हम आपके लिए इस वीडियो में आपको और अच्छी वीडियो लाते रहेंगे, और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। ऑल एग्जाम CS, इसमें आपको सभी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सभी के कंटेंट आपको मिलते रहेंगे रेगुलर टाइम पर, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी एग्जाम आपसे पूछ लिया, कभी भी कोई सा भी एग्ज़ाम हो तो आप इसमें कुछ ना कुछ आपके 10 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इसकी PDF आप डाउनलोड करें, PDF इसकी बहुत अच्छी है, PDF से आपका रिवीजन होता रहेगा, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, जाके इससे आपको आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद। कम टू लर्न एंड गो टू सर्व।